हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैटर इन आवर सराउंडिंग। बट उससे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि यहीं से हम केमिस्ट्री की शुरुआत भी करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। तो चलिए देखिए, केमिस्ट्री ये जो वर्ड है, हम केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो बातें करते हैं वो केमिकल से रिलेटेड करते हैं। ये जो केमिकल वर्ड है, ये एक कीमिया से बना है। ठीक है, कीमिया। कीमिया का मतलब है केमिकल्स, और केमिस्ट्री भी इसी वर्ड से मिलकर बना है। हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम फादर ऑफ केमिस्ट्री को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जब हम एरिस्टोटल को बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं या किसी और सब्जेक्ट की जहां हम बात करते हैं, तो हम फादर ऑफ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं। केमिस्ट्री में ये जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है एंटाइनो लेवोजियर। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत बहुत ज्यादा इनका योगदान हमें देखने को मिलता है। इनकी एक फेमस बुक थी, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस बुक में सबसे ज्यादा बात की गई एलिमेंट्स की। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स की स्टडी हम लोग पीरियोडिक टेबल में करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये बात बोलूं कि एलिमेंट्स ही केमिस्ट्री है तो भी बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में इन केमिकल्स को ही हम आसपास में देखते हैं। जब हम बात करते हैं एंटाइनो लेविसियर की, तो ये तो खास बात थी कि उनकी बुक बहुत फेमस थी, बहुत सारा नॉलेज उस बुक से केमिस्ट्री को हेल्प हुई, और एलिमेंट्स के लिए भी उन्होंने बहुत हेल्प की। एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, और फर्स्ट एलिमेंट है। आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन से ही पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होती है। इसका जो नाम था वो भी एंटोनियो लेवोजियर ने रखा। और हाइड्रोजन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात और है कि हाइड्रोजन की अगर कोई पूछे डिस्कवरी किसने की, अगर हाइड्रोजन की डिस्कवरी की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की डिस्कवरी की थी हेनरी कैवेंडिश ने। और ये दो मेन रीजन है जिनकी वजह से हम एंटोनियो लेविजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोलते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन हम एग्जाम्स में ज़्यादातर इन तीन ब्रांचेज को डिस्कस करते हैं, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट मैं ये कहूँ कि इस पूरी केमिस्ट्री का 80 to 90% जो होता है हमारे एग्जाम्स में जो देखने को मिलता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत कम पार्ट है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पार्ट हम ये कह सकते हैं कि 10 to 15% इनऑर्गेनिक होता है, और 5 to 7% हम कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री है। आज का जो टॉपिक है वो है मैटर, क्योंकि मैटर से ही हम लोग शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की। तो चलिए इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। हम आसपास में क्या देख रहे हैं? जब हम आसपास में जब चीजें देखते हैं तो वो अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं। ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये बुक, ये माउस, ये रिमोट, ये एसी, ये बोर्ड, ये माचिस, ये टीवी, ये अवार्ड्स, जो भी सब कुछ है उनकी अलग अलग साइज होती है। एक जो सेंट का पार्टिकल है, मिट्टी का एक कण, उसकी भी शेप है, उसकी साइज है। ठीक है, उसका भी कुछ टेक्सचर्स है। तो हम आसपास में देख रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो सब मटेरियल से बना है। किससे मिलकर बना है? वो सब मटेरियल से बना है। और मैं ये कहूं कि जो जो सब कुछ भी है, अगर वो मटेरियल है, हम साइंटिस्ट उसी मटेरियल को ही मैटर बोलते हैं। ये कह सकते हैं कि जो भी कुछ है वो मटेरियल है। हम ये कह सकते हैं कि उसी मटेरियल वर्ड को साइंटिफिकली हम लोग मैटर बोलते हैं। जैसे मैं कहूं कि हम सांस ले रहे हैं, एयर वी ब्रीथ, हम जो खाना खा रहे हैं, फूड वी ईट, स्टोन्स हमारे आसपास में, ये क्लाउड्स, ये स्टार्स, ये प्लेनेट, एनिमल्स, ट्री, या एक पानी, वाटर की एक सिंगल ड्रॉप, ए पार्टिकल ऑफ सैंड, मिट्टी का एक छोटा सा कण, एवरीथिंग इज मैटर। आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? एवरीथिंग इज मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर हमारे सामने है। ओके, हमने ये देखी और बहुत ही सुंदर वर्ड हमने इसके लिए यूज किया, मैटर। अब क्या है मैटर? कोई भी जो भी मैटर होता है वो मैटर क्या करता है? उसका कुछ न कुछ
स्पेस होता है। जैसे ये पेन है, ये पेन ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो इस डॉट जितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया। मैं अगर ये बोलूं कि कोई मोबाइल है, मोबाइल जैसे ये चार्जर का एक प्लग है, मैं कहूं इसको मैं यहां रखता हूं तो इस चार्जर ने इतना एरिया कवर किया। जैसे मैं ये कहूं, ये वाला अगर मैं ये कहूं तो हम ये कह सकते हैं कि इसने इतना एरिया कवर किया, बिल्कुल। तो जो भी सब कुछ है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। और साथ में इसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। मास को हम एक तरह से ये समझ लीजिए, मैं अगर आपको सिंपल वे में समझाना हूं, वेट, इसका कोई ना कोई वेट तो होगा ना। मैं वेट और मास में डिफरेंस भी आपको बता दूंगा, बट मैं आपको समझाने के लिए एक बार वेट यूज कर रहा हूं। तो इसका कोई ना कोई वेट होगा। हो सकता है ये 50 ग्राम्स का हो और हो सकता है ये 10 ग्राम का हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, एक जो पार्टिकल होता है ना, मिट्टी का पार्टिकल, उसका भी कुछ ना कुछ वेट होता है, वो हो कितना भी कम होगा, है ना। इसका मतलब वी कैन से एंड वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मेंशन, जितनी भी चीजें हैं वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और दे हैव मास, उनका कोई ना कोई मास है। या हम ये भी कह सकते हैं उनका कोई ना कोई मास होता है या वॉल्यूम। अब देखिए, पहले जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का मतलब जो भी बहुत सारे ऋषि मुनि हुआ करते थे पहले, जिन्होंने भी रिसर्च किया, वो कहते थे कि ये जो सब कुछ है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। हम कहते हैं ना पंच तत्व, पहले यही बात करते थे। वो पंच तत्व कौन से थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। हम कहते हैं ना ये सब 5 तत्वों से मिलकर बना है और इसी में मिल जाना है। हम ऐसे बात करते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। अलग अलग ग्रीक फिलोसोफर्स यहाँ आए, उन्होंने भी इसके बारे में बात की और अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात की। इससे एक चीज यहां हमने सीखी, क्या सीखी? कि मैटर या सब्सटेंस क्या है? एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड आल्सो ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है। जिनका कुछ ना कुछ मास है और जिनका कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कॉल्ड सब्सटेंस और मैटर। ओके, मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैटर्स किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। और उन मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से वो बाइंड होते हैं एक दूसरे से। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस है वो ही इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। समझ रहे हैं कि मेटल भी किससे मिलकर बने होते हैं? मेड अप ऑफ पार्टी मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाउंड होते हैं और वो बाइंड होते हैं किसी फोर्स के, तभी तो एक दूसरे से होंगे, वरना तो दूर दूर रहेंगे। वो एक साथ क्यों है? क्योंकि उनपे कोई फोर्स अप्लाई है और उस वजह से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। और वही मैटर, और इस फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोलते हैं। अब छोटी सी इंफॉर्मेशन, जब हम लोग शुरुआत में पढ़ते थे तब 3 स्टेट पढ़ते थे मैटर की। एक चीज सॉलिड हो सकती है या फिर वो लिक्विड हो सकती है एंड फिर वो गैस हो सकती है। बट जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई, हम स्टेट ऑफ मैटर में 5 टाइप को डिस्कस करते हैं। 5 टाइप, जिसमें फर्स्ट है हमारा सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस, फोर्थ है प्लाज्मा एंड फिफ्थ है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसट। अब बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में और कैसे इसके बारे में बात करते हैं बहुत सुंदर तरीके से। देखिए, ये मॉलिक्यूल्स है 1 2 3 4 5 6 और यहां भी 1 2 3 4 5 6। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये मॉलिक्यूल्स है। और इनके बीच ये दूसरे से एक दूसरे से जो कनेक्टेड है वो क्या है? क्योंकि इन पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई है। और ये फोर्स क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जिस वजह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको ही इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स या कोई सेकेंडरी फोर्स इज द फोर्स दैट मेडिटेट्स इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग द है ना electromagnetic force of attractions, repulsion, which act between atoms and their type of neighbor particles। है ना? क्या है? इनके बीच एक फोर्स अप्लाई है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, वो किसी अट्रैक्शन की वजह से हो सकता है, रिपल्सन की वजह से हो सकता है। ये एटम्स या उसके जो नेबर पार्टिकल्स है, दूसरे आयंस या एटम्स, उनके बीच फोर्स काम करता है और इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। चलिए, हमने बात कर ली
और हम शुरुआत करते हैं मैटर जो कि स्पेस या कोई मास होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखो, सिंपल सी चीज जो हमने इस सेशन में देखनी है वो क्या थी? वो ये थी कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर अगर टाइप देखें तो या तो कोई चीज प्योर सब्सटेंस होगी, या तो कोई चीज प्योर होगी, या कोई चीज मिक्सर होगी। तो केमिकल कंपाउंड के बेसिस पे तो हमने ऐसे डिवाइड किया। हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, करते हैं। थर्ड टाइप की बात करें, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? प्योर सब्सटेंस हो सकता है कि वो एलिमेंट से ही मिलकर बना हो, या वो सेम टाइप के कंपोनेंट्स है ना, कंपाउंड से मिलकर बना हो। मिक्सर, मिक्सोजीनियस में होमोजीनियस मिक्सर के बारे में स्टडी करेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर के बारे में करेंगे, इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब मैं आपको मैटर के कुछ फिजिकल नेचर्स के बारे में बात कर रहा हूं, और यहाँ आप कुछ कुछ एक्टिविटीज भी मेरे साथ देखेंगे जो आप फील करेंगे कि ऐसा क्यों था। कुछ कुछ चीज़ों का आप पढ़ते तो आ रहे हैं लेकिन उनको फील नहीं कर पा रहे थे, मैं आज आपको उनको फील करवाऊंगा। देखो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर बने होते हैं? पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, उनसे किससे बना होता है? मैटर बना होता है। और ये जो पार्टिकल्स है ना, वो बहुत छोटे होंगे ना, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। क्या है? वो बहुत टिनी होते हैं, वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। बिल्कुल सही है। एंड द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम। और जो ये पार्टिकल्स है, मान लो उनके बीच कोई ना कोई स्पेस होगा, चाहे वो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस इनके बीच होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करिए। The particle of matter has some space between them. The particle of matter are continuously moving. बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन भी मूविंग ही होता है ना, तो कंटिन्यूसली क्या होते हैं? मूविंग कर रहे होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अटैच होते हैं, तभी वो पार्टिकल्स क्या है? एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। उसकी एक एक्टिविटी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा हमारा एक कोर्स लॉन्च हुआ है उसके बारे में बात करता हूं। हमने एसएससी को लाइव कोर्स के रूप में लॉन्च किया है। लाइव भी होगा, रिकॉर्डेड भी होगा, और ये होगा स्टार्ट 15 से। बिल्कुल लाइव देखिए, उससे पहले बाई कर लीजिए। अगर आप 10 तक बाई करते हैं तो आपको कंप्यूटर भी बिल्कुल फ्री मिलेगा, वरना आपको स्पेशल इसका अलग से पे करना होता है। ये स्टार्ट होने वाला है 16 से, 10 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा। सारे क्लासेस को आप लाइव भी देख पाओगे, कितनी भी बार रिकॉर्डेड देख पाओगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, डिटेल पीवाई के डिस्कशंस होंगे, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एसएससी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, सब कुछ इसमें होगा 2299 में। ये बहुत अच्छी प्राइस में आपके लिए अवेलेबल हो रहा है। साथ में ही एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स बैच 2 भी लॉन्च हो चुका है। जो भी बच्चा एनसीईआरटी को देखना चाहता है, बहुत सुंदर कोर्स है, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट लाइव होगा 15 दिसंबर तक। आपका 16 से ये भी कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो सारे लोगों को आपको क्या करना है, जिनको भी कोर्स बाई करना है वो जाकर जाइए और वहां परचेज कर लीजिए। तब पार्टिकल्स की बात करते हैं। तब जब हमने फिजिकल नेचर्स देखा मैटर का, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या है कि ये पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। हम इस बात को थोड़ा सा एक्टिविटी से कंप्लीट करते हैं। एक काम करते हैं, हमने एक वाटर लिया, ठीक है। क्या लिया हमने? एक इस बीकर में, है ना, वाटर लिया, और इस वाटर में मैंने थोड़ी सी शुगर या सोल्ट ऐड कर दी। कोई या तो शुगर समझ लो या सोल्ट ऐड कर दी। थोड़ी देर बाद में देखते हैं तो आप देखते हो शुगर और वाटर मिक्स हो गए, हो जाता है ना, चीनी पानी में घुल जाती है, और सॉल्ट नमक भी पानी में घुल जाता है। तो हमने क्या देखा? ये इसका मतलब हमने देखा कि ये जो मैटर है, हम ये कहेंगे ना एक मैटर है, और मैटर किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये बात हमने छोटी सी एक्टिविटी से पूरी कर दी। बट अब हमारा अगला पॉइंट है कि ये पार्टिकल्स बहुत टीनी होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टीनी। तो इसकी क्या एक्टिविटीज हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मैं एक काम करता हूं, हम कैसे पता लगाएं कि ये बहुत छोटे होते हैं? मैं एक काम करता हूं, मैंने एक वाटर लिया, ठीक है। हमने ये 100 ml का वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट लिया, ठीक है। कितने कुछ क्रिस्टल डाले तो देखो कितना डार्क श्योर है। फिर मैंने क्या किया, एक पानी लिया, वाटर, और वाटर में सिर्फ इसका 10 ml मिलाया, तो इसका लाइट कलर हो जाएगा, क्योंकि ये 100 था, अब 10 ml हो गया।
फिर ये वाटर में मैंने इसका 10 ml मिलाया तो ये लाइट हो गया इसका, फिर मैंने इससे इस वाटर में वो 10 ml, देखो अभी भी यहां सिर्फ इसका 10 लिया, फिर इसका भी 10 लिया, इसका भी 10 लिया, मतलब कितनी कम पॉसिबिलिटी थी, फिर भी अभी भी इसमें कलर दिख रहा है। इसका मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, तभी तो पूरे में अच्छे से है ना डिसॉल्व हो गए होंगे और वो अपना इफेक्ट आगे तक दिखा रहे। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि कुछ पार्टिकल्स हमने यहां से लिए और यहां तक 3 4 बार इन एक्टिविटीज को किया, फिर भी यहां पर थोड़ा लाइट पिंक दिख रहा है, जबकि वाटर तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब ये पार्टिकल्स बहुत टीनी होते हैं, तभी तो ये अपना इफेक्ट आगे तक दिखा पा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई स्टोन होता, पत्थर होता, तो इसका इफेक्ट दिखता क्या, नहीं दिखता ना, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे भी तो हो सकते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट की इस एक्टिविटी से हमने द पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर विनी टेक्निक को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम बात करें कि वो कह रहे थे कि इन पार्टिकल्स के बीच कोई ना कोई स्पेस भी होता है। अच्छा, ये कैसे पता लगता है कि इनके बीच कोई स्पेस है, इसकी भी बात हम करते हैं। हमने वाटर में शुगर ऐड की और ये सॉल्यूशन बन गया। आप एक चीज नोटिस करना, ये वाटर था, इसमें हमने 1 ग्राम चीनी मिलाई, क्या इसका लेवल मिल जाएगा, ऊपर उठेगा क्या, नहीं ना। क्यों, फिर भी इसका लेवल ऊपर क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, देखो ऐसे थे वाटर के मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे समझो, ये ग्रीन कलर के वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, कुछ इस तरह से आपको समझ में आने लग गया। अब मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी, शुगर मान लो रेड कलर की है। अब अगर मैं ऐसे ज्यादा ऐड होगी तो यहां आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, वो शुगर यहां आ गई, तो ये स्पेस था ना इनके बीच में। ऐसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच भी स्पेस है, जहां सोल्ट आकर एडजस्ट हो गया तो उसका लेवल ऊपर नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ स्पेस होता है ना, तभी तो ये जाकर क्या हो गए, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, है ना, और उसका लेवल भी ऊपर नहीं हुआ क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई स्पेस था। इस एक्टिविटी से हमने इसको भी देख लिया। नेक्स्ट, हम ये कहते हैं कि ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। इसका एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे जैसे हम बात करें कि मैंने इंक थी, ठीक है, जैसे ही इंक को अगर मैं कहूं कि हम कुछ पानी लेते हैं बीकर और उसमें कुछ ब्लू इंक की ड्रॉप डाल देते हैं, है ना, या रेड इंक की ड्रॉप डाल देते हैं, ठीक है, हम थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं, हम कुछ समय बाद देखते हैं कि वो पूरी तरह से फैल चुकी है वाटर की ऊपर की लेयर पे, ऐसे फैल जाती है थोड़ी देर बाद। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, तभी तो फैली। ठीक है, या मैं ये कहूं कि पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट दे पजेस दैट वी कॉल द काइनेटिक, क्योंकि उनमें क्या उनसी एनर्जी होती है, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है पार्टिकल्स फास्टरली मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक इंक्रीज पार्टिकल्स की इंक्रीज होगी। ठीक है, और क्या होगा, पार्टिकल्स फास्ट मूविंग होने लगेंगे। ये छोटी सी एक्टिविटी से हमने इस पॉइंट को भी डिस्कस किया, और अब ये एक दूसरे से लिए अटैच्ड होते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम 3 स्टेट्स को देख रहे हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स में पार्टिकल्स देखो एक दूसरे से बिल्कुल ही क्लोज्ड है। ठीक है, जैसे आयरन की नैल देखिए, लोहे की। ठीक है, एक चौक लेते हैं हम लोग, चाक, ए पीस ऑफ चौक, एक रबड़ लेते हैं, अगर मैं तीनों को तोड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले इजीली टूट जाएगी, क्या, चौक जल्दी से टूट जाएगी, रबड़ उससे थोड़ी लेट, और आयरन की कील जल्दी से नहीं टूटेगी, नहीं ना, क्यों, क्योंकि इनके बीच जो पार्टिकल्स है ना, ये जो पार्टिकल्स है ये बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज्ड है, ऐसे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इनके बीच, नाम मात्र का स्पेस है ना, ना के बराबर एक दूसरे से क्लोज्ड है। और इसमें देखो स्पेस है, देखो ये बीच बीच में व्हाइट कलर का स्पेस दिख रहा है, और गैस में देखो अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग, तो यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ये अट्रैक्शन कम और ज्यादा होता है, उसके बेसिस पे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और इन स्टेट्स की बात करते हैं। हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या है, सॉलिड ये कह सकते हैं कोई भी चीज जो सॉलिड है उसकी शेप और साइज फिक्स होती है ना। जैसे मैं कहूं ये चीज, जैसे ये पेन है, ये पेन क्या है, एक सॉलिड है, तो इसका मतलब इसकी शेप फिक्स है ना, मैं अगर इस पर कुछ प्रेशर भी दूंगा, ऐसे दबाऊंगा तो भी नहीं चेंज नहीं होगी ना जल्दी से, इसकी शेप, और ये पेन की साइज ऐसी ही होती है ना, क्यों, क्योंकि ये फिक्स साइज, क्योंकि ये सॉलिड है, और जो चीज सॉलिड होती है
उसकी शेप और साइज क्या होती है, फिक्स होती है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनके बीच जो स्पेस है, इनके बीच जो स्पेस है उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है वो भी स्ट्रांगली कनेक्टेड है ना। स्ट्रांगली मॉलिक्यूलर फोर्स है सॉलिड के अंदर, ठीक है। और इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है, हाई डेंसिटी होती है। आपको बताया तो बिल्कुल, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मोलिक्यूल, जैसे मैं कहूं कि हमारे यहाँ की डेंसिटी क्या है ना, तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी की 1 किलोमीटर में 1000 लोग रहते हैं, बिहार में 1 किलोमीटर में 5000 लोग रहते हैं, दिल्ली में 10 लाख लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। तो ये डेंसिटी को बताता है ना। तो यहाँ कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैक, तो हाई डेंसिटी होती है। ये इनका स्ट्रक्चर भी स्ट्रांगली पैक्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, और ये रिजिड होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। ये हो गई सॉलिड की कंडीशन। लेकिन अगर मैं बात करूं लिक्विड की, लिक्विड की शेप फिक्स होती है क्या, नहीं होती ना। आप उसको वाटर को ग्लास में डाल दो, ग्लास की शेप ले लेगा, उसको बाउल में डाल दो, बाउल की शेप ले लेगा। आप उसको किसी इतने से अलग किसी और स्टील के बर्तन में, किसी ग्लास की ग्लास में, किसी बॉक्स में, फर्श पे, आप कैसे भी उसको करिए वो उसकी शेप ले लेता है। तो इसका मतलब लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, ये कितना होगा, ठीक है। और सॉलिड के कंपैरिजन में जो इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ना, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, तभी तो ये क्या करते हैं, है ना, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। और इनके बीच जो मोलिकुलर डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी ज्यादा होता है, डेंसिटी भी इसमें लो होती है। और अभी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर इनका रिजिड होता है, नॉट रिजिड होता है, थोड़ा कम। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम देखते हैं कि गैस की कोई साइज फिक्स होती है क्या, नहीं, गैस की कोई साइज फिक्स नहीं होती, ना इसकी कोई शेप फिक्स होती है, ना इसका वॉल्यूम फिक्स है। इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होता है, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वीक फोर्स है इसलिए मॉलिक्यूल्स की स्पेस भी ज्यादा है, इनकी डेंसिटी भी वेरी लो होती है। तो ये था सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इसी की क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि ये क्या है, क्योंकि वो तो हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं तो उनमें तो हमें समझ में आने लगता है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा भी एक मैटर की स्टेट है, ये फोर्थ स्टेट है। कौन सी, ये भी पूछ सकते हैं कि मैटर की फोर्थ स्टेट कौन सी है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस को जब आप हाई टेम्परेचर देते हैं, क्या, गैस को जब आप आयोनाइज्ड कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो वो क्या है, वो स्टेट प्लाज्मा होती है। यानी प्लाज्मा में क्या करते हैं, हम गैस को हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो आयोनाइज्ड हो जाती है गैस में। आयोनाइज्ड गैस का मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं, और इस स्टेट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, कितना, करोड़ों केल्विन टेम्परेचर अगर आप देते तो वो आयनाइज्ड हो जाती है, और वो गैस आपको पॉजिटिव चार्ज भी हो जाएगी और उसमें कुछ नेगेटिव चार्ज भी होगा, और इसी स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। जो आपने देखा होगा कि स्टार शाइनिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं, इसी प्लाज्मा स्टेट की वजह से ही क्या करते हैं, तारे चमकते हैं, ठीक है। और ये करोड़ों ऑफ केल्विन टेम्परेचर की बात है, ठीक है। इसमें हाई टेम्परेचर होता है जिसमें जिसमें गैस आयोनाइज्ड हो जाती है और उसमें डिफरेंट टाइप के चार्जेस इंक्लूड होते हैं। इस स्टेट को प्लाज्मा स्टेट भी कहते हैं। आयनाइजेशन ऑफ गैसेस स्टेट, गैस की स्टेट का आयनाइजेशन होना ही प्लाज्मा स्टेट ऑब्टेन कर लेता है। और डीआयोनाइजेशन मैं कर दूं, उसको डीआयोनाइज कर दोगे उस प्लाज्मा स्टेट को, तो आपको कौन सी स्टेट मिल जाएगी, गैसेस स्टेट मिल जाएगी। यानी गैस को आयनाइज करोगे प्लाज्मा मिल जाएगी, प्लाज्मा को डीआयोनाइज करोगे आपको गैस स्टेट मिल जाएगी। मैं ये कहूं कि जो प्लाज्मा स्टेट, इसकी डिस्कवरी किसने की, विलियम क्रूक्स ने की थी 1879 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये एग्जाम में आता है तो मैं कहूंगा कि बहुत कम लोग इसको सही कर पाते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा ये जो टर्म यूज हुआ ये भी किसी साइंटिस्ट ने दिया था, है ना, लैंगमुयर थे ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट साइंस हमारे सामने आई जिसमें डिस्कवरीज में एक तो प्लाज्मा स्टेट और उसकी टर्म के बारे में बात की गई, आयोनाइजेशन और डी आयोनाइजेशन जैसे वर्ड्स को भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेट बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। डिस्कवरी ऑफ बीसी, दो साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस, ये वैसे इंडियन ओरिजिन थे, है ना,
और सेकंड आपके अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, जिनको बहुत शार्प माइंड के लिए जाना जाता है, दुनिया में सबसे तेज इंसान के रूप में जिनकी बात की जाती है। बीसी बीसी की जब हम बात करते हैं तो सत्येंद्र नाथ जो बोस थे, उन्होंने एक वर्ड की डिस्कवरी की, उस वर्ड के बारे में बात की थी, वो थी हिग्स बोसोन पार्टिकल। हिग्स बोसोन पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या है और इसको गोड्स पार्टिकल क्यों कहते हैं? कहते हैं कि जो ये यूनिवर्स बना है ना, जो ये सब कुछ है, वो इसी पार्टिकल से मिलकर बना है। यानी उस पार्टिकल की खोज, हम कहते हैं ना कि ये दुनिया किसने बनाई थी, इसी ने बनाई थी। ठीक है, ये कह सकते हैं सत्येंद्र नाथ बोस, है ना। और हिग्स बोसोन पार्टिकल ओरिजिनेट हुए थे बहुत लो टेम्परेचर पे, जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी आप कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं, -273 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस भी आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, जो मिनिमम पॉसिबल है टेम्परेचर। ठीक है, हमने आज कुछ स्टेट्स के बारे में बात की, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिखाने वाला हूं। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां सीट आपके सामने लगी है, जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। केल्विन की बात कर रहे हैं। केल्विन, केल्विन इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्या है केल्विन? क्या है? ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। तो ध्यान रखना, जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273.15 केल्विन के इक्वल होता है। फॉर कन्वेंशन वी टेक 0 डिग्री 273 केल्विन ले लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके हम इसका यूज करते हैं। तो केल्विन की ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? केल्विन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं एटमोस्फियर की बात कर रहा हूं, एटमोस्फियर एटीएम, एटमोस्फियर भी यूनिट है प्रेशर की, ठीक है। जो एक्सट्रेट बाई, जो गैस के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होता है, वो एटमोस्फियर यूनिट है उसकी, ठीक है। और इसके लिए जो यूनिट के लिए हम यूज करते हैं वो है पास्कल, जिसको पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, एटमोस्फियर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाई गैस, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जिसको पी ए बोलते हैं। एक एटमोस्फियर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। एक एटमोस्फियर का 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। मेरे साथ क्लास में जब आप पढ़ रहे हैं, आप ये सोच के चलिए बहुत सीरियसली होकर कि आज ही आखिरी बार पढ़ना है, ताकि आगे ना पढ़ना पड़े, ठीक है। और ये जो प्रेशर है, उसको ही, एयर में प्रेशर को, इसको ही एटमोस्फेरिक प्रेशर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वांटिटीज की बात करेंगे, है ना। इन क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है वो, और उनके सिंबल के बारे में भी देखेंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और इसका सिंबल होता है के। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की यूनिट होती है मीटर से। ध्यान रखना, हमेशा लेंथ को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका होता है एम। सिंबल क्या होता है? एम होता है। अगर मैं कहूं मास, मास है किलोग्राम और केजी किलोग्राम। उसके बाद वेट है, वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वेट की ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट न्यूटन इसकी यूनिट होती है, और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कहूं वॉल्यूम, वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर। क्या है? क्यूबिक मीटर, यानी एम की पावर 3। और डेंसिटी, डेंसिटी है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर को पास्कल से करते हैं, और पी ए इसकी क्या है? सिंबल है। बीईसी, बीईसी एक मैन मेड पार्टिकल है, इंसानों द्वारा बनाया गया पार्टिकल है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, बट ऑल फोर स्टेट आर पॉसिबल इन नेचर। ये बीईसी वाली स्टेट हमें नेचर में पॉसिबल नहीं है, पर जो चारों है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये चारों पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, अब बहुत अच्छे से इस बात को नोटिस करना है। हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन के बारे में, चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे, उससे पहले यहां पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, जब किसी सॉलिड को आप हीट करते हैं, तो वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, ठीक है। किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है।
बट व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, जब आप किसी लिक्विड को हीट देते हैं तो चेंज इनटू गैस, तो वो गैस में चेंज हो जाती है। हमें सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में चेंज करने पर हमें पता लग गया कि सॉलिड को जब चेंज करते हैं लिक्विड में और लिक्विड को जब हीट देते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। व्हेन ए गैस इज कूल्ड, जब आप किसी गैस को कूल करते हैं तो वो सबसे पहले गैस क्या होती है, किस में चेंज होती है, सबसे पहले लिक्विड में चेंज होती है और फिर लिक्विड किस में चेंज होता है, जब लिक्विड को आप ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, वो चेंज हो जाता है सॉलिड में। इन दोनों पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अगर मैं ये बोलूं आपको बहुत सिंपल वे में बात करूं, एक आइस के एग्जांपल को समझते हैं। आइस है बर्फ, बर्फ को हम हीट देंगे तो वो वाटर में चेंज हो जाएगी और वाटर को जब और बॉईल करेंगे तो वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। ऐसा है तो है ना। ये आपका क्या आइस है, इसको थोड़ा सा मेल्ट किया, इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं, जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं। और जब हम वाटर को करते हैं, ठीक है, तब क्या है, तब इसको क्या कहेंगे, जब सॉलिड को लिक्विड में करते हैं तो हम कहेंगे मेल्टिंग, ठीक है। और लिक्विड को सॉलिड में करते हैं तब क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो अब देखो, इसको किया तो आपने बॉईल किया फिर से, तो ये इसको वाटर को गर्म करना क्या है, बॉइलिंग है, और इसको बॉइलिंग में क्या हुआ, स्टीम चेंज हो गई। तो सॉलिड हीट दिया, लिक्विड, लिक्विड को हीट दिया, गैस स्टेट में चेंज हो गया, ठीक है। मेल्टिंग क्या है, फ्यूजन क्या होता है। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, जब किसी सॉलिड को आप हीट करते हैं तो अब गर्म दोगे, किसी को हीट दोगे, तो क्या होगा, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वाइब्रेशन होगा और स्पीड से पार्टिकल्स मूव करेंगे, फ्रीली करेंगे। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर जो सॉलिड था वो मेल्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, है ना। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, इसी को ही हम फ्यूजन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को ही फ्यूजन बोलते हैं। द टेम्परेचर विच ए सॉलिड मेल्ट हो जाता है, जब उस किसी टेम्परेचर पे जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो वो मेल्टिंग पॉइंट है। बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स हैं यहां, कि किसी टेम्परेचर को आप जब सॉलिड है कोई कोई उसको आप कितना टेम्परेचर दें कि वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और ये मेल्टिंग पॉइंट बर्फ के केस में 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, और 273 केल्विन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ जम जाती है और 0 से ही पिघलना शुरू हो जाती है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ये बहुत सुंदर वर्ड है। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको देखने को मिलता है। और मैं कहूंगा कि ये कुछ आप कहोगे कि यार इतने छोटे छोटे पॉइंट्स भी हमें नहीं पता। आप बताओ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको पता है क्या, सच बताना, और अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। द अमाउंट ऑफ हीट, कितनी अमाउंट की हीट हमें रिक्वायर्ड होगी, अगर मैं कोई 1 किलो सॉलिड है ना, उसको लिक्विड में चेंज करना हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इन इट इज मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेट, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। एक अमाउंट, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी अगर हम 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें एटमॉस्फेरिक पीरियड पे, प्रेशर पे, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ओके, बॉइलिंग क्या होता है। अब देखो, व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, जब कोई लिक्विड हीट होता है तो उसकी और फास्ट होगा, जितनी ज्यादा हीट तो उन पार्टिकल्स के बीच फास्टर होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, तो जो बॉयल चीज है वो किस में चेंज हो जाएगी, वेपोर में या गैस में चेंज हो जाएगी, होगी ना। लिक्विड पानी गर्म होता है तो वेपोर बन जाता है, भाप बन जाती है। तो बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग एक कोई प्रैक्टिस नहीं है, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना, जिसमें पूरे पार्टिकल्स एक साथ फास्टर मूव कर रहे हो, गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना। व्हेन ए लिक्विड बॉइल, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि कोई लिक्विड बॉइल है, इसका मतलब उस लिक्विड में, पूरे लिक्विड में कोई ना कोई चेंज हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि पानी के ऊपर वाला तो बॉइल हो रहा है, नीचे वाले बैठे हैं कि नहीं हम बॉइल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है ना। इसमें पूरा बल्क, पूरा लिक्विड बॉइल हो रहा है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं बॉइलिंग में। बॉइलिंग में मैं ये बोल रहा हूं कि किस जो टेम्परेचर है उसमें लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग पे, जिस टेम्परेचर पे, है ना, हम उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पानी है, पानी थोड़ी देर के बाद 100 डिग्री पर आ जाएगा पानी, तब बॉइल होने लगता है ना। तो 100 डिग्री क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है।
ध्यान रखना, मैं इस आप कहोगे से इसमें अलग क्या चीज है, पता लगेगा कि मैं कब की बात कर रहा हूं। एक बात बताओ, छोटी सी बात बोल रहा हूं। आप पानी गर्म करते हो, आप पानी 1 घंटे से गर्म करो, पानी उबलने लग गया, 2 घंटे से गर्म करो, 4 घंटे से गर्म करो, पानी का टेम्परेचर क्या 100 डिग्री से ज्यादा हो जाता है क्या? आप 4 घंटे कर लो चाहे 4000 घंटे कर लो, पानी भैया 100 डिग्री ही बॉईल होता है सिर्फ। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद ये वेपोर बन के, भाप बन के उड़ने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये 105 डिग्री गर्म हो जाएगा 4 घंटे गर्म करोगे तो, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 100 डिग्री तक ही पानी गर्म होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उड़ जाता है, ठीक है, वेपोर बन जाता है। एक वर्ड यहां पे यूज हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, उसको ही बॉइलिंग, उस बॉइलिंग पीरियड को ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। बहुत सुंदर वर्ड्स, बहुत सुंदर वर्ड्स। सब्लिमेशन, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। बॉइलिंग हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनके बारे में बात कर दी। लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इनके बारे में बात कर ली। अब है सब्लिमेशन। मैं ये कहूं कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस, कोई चीज कैसे होती है, पहले सॉलिड फिर लिक्विड में फिर गैस में। अगर मैं ये कहूं, अगर कोई डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए, ये चेंज ही क्या है? या गैस टू सॉलिड हो जाए, वो चेंज ही सब्लिमेशन है। इफ सॉलिड, जैसे कपूर है, कपूर जलाते हैं, या अमोनियम क्लोराइड है, दो चीजें रखना, कपूर या अमोनियम क्लोराइड, अगर आप इनको हीट दोगे तो ये सॉलिड होता है, कपूर पूजा में काम लेते हैं, और जैसे करोगे सीधा गैस में चेंज हो, लिक्विड नहीं बनता ना, तो इट चेंजेस इनटू, है ना, इफ द वेपोर आर कूल्डेड इट चेंज इनटू सॉलिड, है ना। तो ध्यान रखना, उसको जब करोगे ठंडा तो सीधा क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा, सॉलिड को करोगे सीधा गैस बनेगी। इसी को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने आज के सेशन में इसके बारे में बात की। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, बेंजोइक एसिड है। इन सबको एग्जांपल्स को आयोडीन है। ध्यान रखना, बहुत सब्लिमेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद करना मत भूलना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलो, अब आज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, और इनको देखना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में एक पीवाईक्यू इनसे बहुत बनता है। कोई भी चीज सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, या गैस होती है, ठीक है। जब सॉलिड सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। अब लिक्विड जब सॉलिड में होता है तो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। या मैं इसको यहां वाला समझाता हूं, ये ज्यादा बेटर है। ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि कोई सॉलिड से लिक्विड बनती है तो मेल्टिंग होती है ना, मेल्ट हो गई, सॉलिड से लिक्विड मेल्ट, और लिक्विड से सॉलिड हो गई तो फ्रीजिंग। दो वर्ड समझ में आ गए। लिक्विड से गैस बनती है इवोपरेशन, है ना, गैस से लिक्विड बनती है कंडेंशन। सॉलिड से सीधी गैस बनती है सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बनता है डिपोजिशन। अब गैस को आयनाइज कर दोगे तो प्लाज्मा बन जाएगी, और प्लाज्मा को डीआयनाइज कर दोगे तो गैस बन जाएगी। सही कह रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसके बारे में हमने बात की। बिल्कुल सर। चलो, मैं इसके बारे में बात करता हूं, लेकिन एक पॉइंट मुझे जो समझाना है वो जरूर है। क्या पॉइंट है? इवोपरेशन। देखो, हमने इसके बारे में बात की, एक लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपोर। क्या कह रहा हूं? कोई लिक्विड है वो वेपोर में चेंज हो जाता है, लेकिन एक बात बताओ, पानी है, वाटर, वाटर कब भाप बनेगा बताओ? जब 100 डिग्री पे बॉईल होगा, तभी ना, तभी ना। पर एक बात और देखो, आप घर में जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए छत पे, दीवारों पर पानी भर के रखते हैं, है ना। एक नोटिस कभी करना, या मैं ये कहूं कि आप एक पानी रखिए, जरूर रखिए, बहुत अच्छा फील होता है। आपको पता हो ये फील कब होता है? जब आप रेगुलर करोगे, आपको वो पानी खत्म हुआ मिलेगा ना, तब आपको लगेगा कि कोई पी के जाता है। और बहुत अच्छी चीज है गर्मियों में, है ना, हर मौसम में रखना चाहिए। बस सर्दियों में थोड़ी सी इसकी पूर्ति और बहुत सारे सोर्सेज से हो जाती है, उनको भी इसीलिए। इवोपरेशन, ये भी बॉइलिंग के जैसा ही है,
बट इसमें बॉइलिंग से डिफरेंट कैसे है? जैसे आप छत पे कोई पानी का ग्लास रख के आ जाओ, 3 दिन बाद देखोगे वो पानी उड़ जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कोई पक्षी पी जाएगा, बर्ड से नहीं, अपने आप उड़ जाएगा। ऐसा क्यों? जबकि वाटर तो कब वेपोर बनेगा? जब वो 100 डिग्री से ऊपर होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जैसे ये एक बर्तन है, ठीक है? इसमें पानी यहाँ रखा है। अब क्या हुआ? सनलाइट आई, सूर्य हुआ, सनलाइट, इस पे लाइट आएगी, यहाँ लाइट डिगलेगी, ठीक है। जो ऊपर वाली लेयर है ना पानी की, देखो मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। जो ऊपर वाली लेयर है ना, यहाँ वाली, पहले ये गर्म होगी, थोड़ी सी ऊपर वाली लेयर, एकदम ऊपर वाली, और ये उड़ जाएगी। फिर इससे नीचे वाली लेयर गर्म होगी, फिर वो भी। यानी ये जो होता है वो एनी टेम्परेचर होता है, किसी भी टेम्परेचर पे। बॉइलिंग में तो आपको फिक्स टेम्परेचर में बॉइल होती है, लेकिन इवोपोरेशन में जो लिक्विड गैस में चेंज होता है, वेपोर में चेंज होता है, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। अब यहाँ 100 डिग्री का टेम्परेचर थोड़ी ना, नहीं है ना, नहीं है। अब इवोपोरेशन भी एक सरफेशियल फिनोमेना है, क्योंकि ये सरफेस पे काम कर रहा है, इसलिए इवोपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस गेन, जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उड़ जाते हैं, वेपोर की स्टेट में चेंज हो जाते हैं। बहुत सुंदर चीज है। इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इवोपोरेशन से एक तो ये डिफरेंट पॉइंट है, हम जनरल डेली रूटीन लाइफ में इसको यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसका पीवाईक्यू एग्जाम में बनता है और यहां से कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। क्या क्या फैक्टर इवोपोरेशन में हेल्प करते हैं? सर एक बात बताओ, यानी मैं ये कहूं ये ग्लास है, इसमें पानी है, और ये है, इसमें पानी है, किसका पानी पहले उड़ेगा? उस वाले का। क्यों? इसमें लाइट आएगी इतनी, उसमें सनलाइट आएगी इतनी, तो इस वाले हिस्से को गर्म करेंगे, ऊपर उड़ाएंगे। इसलिए जो सरफेस एरिया है जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सन टेम्परेचर, ज्यादा तेज गर्मी होगी, उतना ही इवोपोरेशन की रेट भी ज्यादा होगी, है ना? या मैं कहूं ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा डिक्रीज होगी, ह्यूमिडिटी जितनी डिक्रीज होगी, इवोपोरेशन भी उतना, है ना? इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, है ना, इवोपोरेशन उतना ही कम होगा। हवाएं जितनी तेज चलेंगी, इवोपोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना? यहाँ ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ जो इवोपोरेशन है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है? ऐसे हमने कुछ इस वाले पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, 1 to 1 करके इन चीजों को देख लिया। हम कुछ पॉइंट्स के बारे में भी बात करते हैं। हमने आज क्या क्या देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एक ये चीज हमने पढ़ी, ठीक है? सेकंड हमने पढ़ा कि जो मैटर्स होते हैं उनकी मेनली 3 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स भी काम कर रहा होता है, सॉलिड के बीच, लिक्विड भी गैस और गैस भी। ये गैस में सबसे कम फोर्स होता है अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच, गैस में, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच। यानी थर्ड पॉइंट यहां हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने बात की इन पार्टिकल्स के बीच स्पेस की, है ना? और जब हम इनको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये काइनेटिक इंक्रीज होती है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं, ये भी हमने देखा। और इनमें सॉलिड में कम स्पेस होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है? और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, इस तरह से इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। सब्लिमेशन हमने देखा कि वो डायरेक्ट होता है, जो सॉलिड से सीधा गैस पे चेंज हो जाता है विदाउट लिक्विड में चेंज हुए, ठीक है? हमने बॉइलिंग को देखा, बॉइलिंग के बल्क फिनोमेना है, पूरे पार्टिकल्स, सब कुछ, पूरा वाटर बॉइल हो रहा होता है। लेकिन इवोपोरेशन में एक सरफेस फिनोमेना है, इसमें एक सिर्फ सरफेस, है ना, हीट होता है और वही वेपोर में चेंज होता है। तो बॉइलिंग और इवोपोरेशन में बेसिक डिफरेंस हमने देख लिया। रेट ऑफ इवोपोरेशन सरफेस पे होती है तो ज्यादा होती है, विंड, हवा तेज होगी तो ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा होगी रेट ऑफ, है ना, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी इवोपोरेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम इसे बात करते हैं कि 1 किलो लिक्विड को गैस में चेंज हो, है ना, और किस पर, एटमॉस्फेरिक पीरियड, है ना, प्रेशर पर,
तो वो बॉइलिंग पॉइंट है, उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में 1 केजी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एटमॉस्फेरिक पीरियड ओ प्रेशर पे, तो उसको मेल्टिंग, उसी मेल्टिंग पॉइंट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हम लोग कहते हैं। आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस की। मुझे लगता है आज का कॉन्सेप्ट आपके लिए हमेशा याद रहेगा। मैं ये कहूँगा आपको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत सुंदर तरीके से चीज़ों को तैयार करिए। बहुत कम टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा-सा चीज़ों को सीरियसली होने की ज़रूरत है। सीरियस हो जाएँगे तो चीज़ें आसान हो जाएँगी। ये 2 कोर्सेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी का कोर्स लॉन्च हो चुका है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेज़ में, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं एसएससी के साथ-साथ स्टेट, पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी भी करना, तो वहाँ आपको बहुत डिफरेंट कोर्सेज़ मिलेंगे, जहाँ आपको ऋचा मैम के स्पेशल करंट अफेयर्स मिलेंगे, कुछ निमोनिक्स आपको सीखने को मिलेंगी, साथ में स्पेशल कुछ वर्कशॉप है, वो भी मैम आपकी करवाने वाली हैं। आंसर राइटिंग आपको साथ देखने को मिलेगी, साइंस के स्पेशल टॉपिक्स होंगे, साथ में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और ये सारे सब्जेक्ट्स आपको स्टेट पीसेस के लेवल पर देखने को मिलेंगे। स्पेशल आपके पीवाईक्यूज पे क्या अप्रोच होनी चाहिए स्टेट पीसेस में, वो भी आपको एनसीईआरटी कोर्सेज में देखने को मिलेगा। दोनों कोर्सेज लाइव है, तो जरूर अगर आपको एनरोल करना है तो जल्दी से करिए, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट इनका ले पाएं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।